राग मार्ग संपूर्ण राग के रूप में आपने अपनी पुस्तक में दर्शाया, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी से प्रकाशित हुई है। राजस्थान की शैली मार्ग उद्गम एवं विकास। और आपने इसमें सर्वप्रथम ये लिखा है, जब प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि इसमें आपने लिखा है कि संगीत विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्हें आज संपूर्ण विश्व ही संगीत का पिता के रूप में जानते हैं, उनकी देन रही है कि सभी स्कूल कॉलेजेस में संगीत आज चल रहा है। उन्होंने इस राग को क्षुद्र कह दिया, तो कहाँ आप इनसे सहमत हैं? इसमें आपने क्या उनके विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है, ये आप बताएं हमें। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं प्रातः स्मरणीय भातखंडे जी को नमन करता हूँ और मैं उनका वाकई में बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, जिन्होंने संगीत को आज इतना बढ़ा दिया, जो संभ्रांत परिवार भी पुनः इसका सम्मान करने लग गए। अन्यथा बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग संगीत को भांडों से, तवाइफों से, इनसे जोड़ लिया करते थे और अपने बच्चों को कतई इस काम में जाने से मना करते थे, रोक लिया जाते थे, आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन ये भातखंडे जी की कृपा रही कि उन्होंने इस संगीत को पुनः स्थापित करवाया। लेकिन मेरा साथ में ये भी बात है, भातखंडे जी ने शायद ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि मैंने जो लिख दिया उसके बाद कोई इसको काट के अपनी वास्तविकता को प्रस्तुत न करे, क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने ज़रूर कहीं न कहीं ऐसा लिखा होगा कि जो मेरे इन ग्रंथों में कमी रही होगी उन्हें आप आगे बढ़ाएं और लोगों का जो दिमाग है वो सच की ओर जाए। तो मांड जो लिखा भातखंडे जी ने, एक तो मराठी जो लोग हैं वो इसको मैं पर वैसे ही मांड ही बोलते हैं, तो चाहे मांड हम बोलते हैं पर वो ऐसा ही बोलते हैं। और मांड में अपने आप ही न तो अनुस्वार स्वर है, ये वैसे ही है, आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो भी मैं बोलते ही हमारा नाक से एक न का स्वर आता है, तो इसमें बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं, इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है। खैर, भातखंडे जी ने शायद पूछा भी होगा हमारे कलाकारों से राजस्थान, क्योंकि वो उन्होंने पूरे भारत में आए वो और उन सब कलाकारों का सम्मान किया, उनकी सेवा भी की। पर कुछ कलाकारों की मानसिकता ऐसी ख़राब थी, वो भातखंडे जी को समझते थे कि यार हमारा पूरा ये संगीत का सामान ले जाएंगे तो हमारे तो कोई पूछ ही नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने भातखंडे जी को मार्ड को लेकर के भ्रमित भी किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कलाकार लोग इतने बृहद दिमाग के नहीं होते हैं जो ऐसे खुले दिमाग से कोई चीज़ बता दी जाए। और उस वक्त का माहौल ऐसा था, जब आज इस आधुनिक युग में ही छोटी मानसिकता होती है, तो उस वक्त तो ज़्यादा गड़बड़ थी, क्योंकि राजाओं का खाते थे तो मानसिकता उनकी भी छोटी हो गई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भातखंडे जी ने इसको क्षुद्र जो कहा, उन्होंने भी इसको इतना पढ़ा नहीं, उन पुराने ग्रंथों को नहीं पढ़ा कि जैसे मैं आपको भी बता रहा था पिछले एपिसोड में कि चालुक्य वंश के भूपाल सिंह जी ने इस तरह का लिखा, शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, अन्यथा वैसा लिखते ही नहीं। या उन्होंने जिन लोगों से मिले उन्होंने यही बता दिया होगा कि मांड होता है, मांड होता है, और उन्होंने मांड लिख दिया। और मांड लिखने के बाद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो राग मांड जो है, इसको उन्होंने राग माना ही नहीं। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस बात से कम उन्होंने एक चर्चा तो करी कि उन्होंने अपने क्रमिक पुस्तक मालिका के 5वें भाग में लिखा तो सही। हाँ, चाहे पर उन्होंने आरोह अवरोह कुछ उन्होंने जो आरोह अवरोह लिखा वो तो उन्होंने गौड़ सारंग के तरीके से लिख दिया, जो एक अलंकार के तरह हो गया। सा सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा, ये तो एक अलंकार हो गया बड़ा। सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा। अब हम कह देंगे साहब ये तो सावेरी मार्ड है, ऐसे नहीं होता। वो एक अलंकार को हम राग नहीं कह सकते।
पर उनको बताया गया होगा, वैसे लिख दिया उन्होंने, उनका दोष नहीं है। उनका दोष तो इतना ही है कि उन्होंने इसको क्षुद्र कह दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी रागें हैं वो केवल और केवल वेदोक्त रागें हैं, वो क्षुद्र नहीं है, अन्यथा सब रागें क्षुद्र है। कहीं न कहीं कोई कहे कि ये गा देता है कि ये विवादित स्वर के नाते लगा दिया गया, तो फिर शास्त्र कहाँ रहा? शास्त्र तभी होता है जिसमें कुछ भी किंचन मात्र भी बदलाव नहीं होता हो, केवल शास्त्र वही होता है और कोई शास्त्र होता ही नहीं है।